हेलो फ्रेंड, ये स्टडी विद नीतीश पे मैं नीतीश से एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेके आए हैं पॉलिटिकल साइंस, जो कि बिहार बोर्ड द्वारा मासिक परीक्षा होता है। अक्टूबर माह का हम लोग 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। सो प्लीज़ इस सेशन से ज़रूर जुड़िएगा और इस इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसका सलूशन भी बताएंगे। साथ में साथ हम लोग शॉर्ट डिस्क्राइब करेंगे, ताकि इस 30 क्वेश्चन के अलावा आपका कम से कम 60 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए हेल्पफुल होगा ही। साथ में अगर आप कंपटीशन देना चाहते हैं, किसी भी वनडे एग्ज़ाम में शामिल होना चाहते हैं, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या फिर पुलिस का एग्ज़ाम हो या किसी भी एग्ज़ाम का, क्योंकि इसमें जो 30 क्वेश्चन होंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये सॉल्व करने से आपका कंपटीशन में जब भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए इस 30 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, जो कि अक्टूबर माह का है। अक्टूबर माह का ये पेपर है, जो कि इसमें 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं, यानी कि 50 मार्क्स का ये पेपर होता है बिहार बोर्ड द्वारा, जो कि क्लास 12 का है। इसके पहले की वीडियो में मैंने क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का सॉल्व करवा दिया है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, यानी कि अगर किसी भी क्वेश्चन पे आपको डाउट हो तो उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या सी राजगोपालाचारी थे, या फिर लॉर्ड माउंटबेटन थे, या बेबल थे, या फिर के.एम. मुंशी थे। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अब देखिए, इसमें समझने वाली बात क्या है, आपको यहाँ से पूछा है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो सिंपल सी बात है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। एक तरह से और क्वेश्चन बन सकता है, भारत के, अगर यहाँ स्वतंत्र हटा दिया जाए, इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वहाँ पे क्वेश्चन आपका चेंज हो जाएगा। अगर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो वहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएंगे, अगर केवल भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछता है। एक बात और, इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि इसमें पूछेगा पहले आपको कि यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भारतीय कौन थे। भारतीय गवर्नर जनरल, ये सब विदेशी थे, बेंटिक विदेशी थे, लॉर्ड माउंटबेटन भी विदेशी थे, इंग्लैंड के थे, लेकिन जो सी राजगोपालाचारी हैं ये भारतीय थे, जिनको पहली बार जो है भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, यानी बनाया गया था। तो सिंपल सी बात है, इस पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बने, ठीक है, तीनों को समझ में आ गया। इसका ऑप्शन बी होगा, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इसके बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। ये देखिए, एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंटेन मैन की उपाधि किसे दी गई थी। ये तो आपको समझ में आता है। सुंदरलाल बहुगुणा ये जो थे, ये चिपको आंदोलन से संबंधित थे, ठीक है, जो कि उत्तराखंड में इसे हुआ था। अन्ना हजारे को जानते हैं, ये जन लोकपाल बिल के लिए फेमस थे, और इसमें मेधा पाटकर जो थे नर्मदा बचाओ से संबंधित हैं। जबकि ये दशरथ मांझी जो बिहार के हैं, इन्होंने पर्वत को काट के जो है एक रास्ता बनाया था, इसलिए इनको माउंटेन मैन बोला जाता है। किसको बोला जाता है? दशरथ मांझी। अब देखिए, चारों ऑप्शन में मतलब 4 क्वेश्चन आपके रेडी होते हैं। मेधा पाटकर ये है नर्मदा बचाओ योजना से संबंधित हैं, ये सुंदरलाल बहुगुणा ये चिपको आंदोलन के नेता माने जाते हैं, अन्ना हजारे जन लोकपाल बिल के लिए जाने जाते हैं, और माउंटेन मैन दशरथ मांझी के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। अब देखिए, यहाँ पे बोडोलैंड पूछा है। बोडोलैंड जो है ये प्रदेश, ये असम के सीमा तट, यानी कि असम और भूटान पे जो सीमा तट, असम के जो भूटान की तरफ सीमा लगता है उसको बोडोलैंड कहा जाता है। तो ठीक है, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? असम, भारत में। क्वेश्चन नंबर 4 है, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई थी। तो देखिए, जो भारत में पंचवर्षीय योजना चल रही है, जिसको आज हम लोग नीति आयोग कहते हैं, ठीक है, तो ये जो लिया गया था ये सोवियत संघ से। उस समय पंडित नेहरू जो थे 1951 में, लगभग 1951 में सोवियत यात्रा पर गए थे, और वहाँ से जो है ये लेके आए थे पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो 2014 तक ये पंचवर्षीय योजना चली। इसके बाद 2015 में इसको नीति आयोग बना दिया गया था। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा चौथे का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं,
वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? आपको पता होगा कि जो वर्तमान में बहुत ही चर्चित थे वो डोनाल्ड ट्रंप थे, लेकिन वर्तमान की बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। अभी हाल में चुनाव होने वाला है जिसमें कमला हैरिस, डोनाल्ड ट्रंप दोनों जो है आमने सामने होंगे। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। क्वेश्चन नंबर 6 है, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब पास किया गया था? ये आनंदपुर जो साहिब प्रस्ताव है ये पास किया गया था 1973 यानी कि 1973 में ये पास किया गया था, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा राज्य 1966 में बना था? अब देखिए 1966 में कौन सा राज्य बना था? कोई राज्य बना होगा तो किसी राज्य से अलग हुआ होगा, तो इसमें कौन सा राज्य 1966 में? मैं आपको बता दूं, इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा। हरियाणा किससे अलग हुआ था? पंजाब से। उस समय 1966 में किससे अलग होकर बना था? पंजाब से। तो आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है, हरियाणा किस राज्य से अलग हुआ? पंजाब से अलग हुआ। 1966 में बना था कौन सा राज्य? हरियाणा बना था। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किस राज्य में चिपको आंदोलन शुरुआत? अभी मैंने बताया ना, सुंदरलाल बहुगुणा का नाम बताया था, जो उत्तराखंड में आंदोलन था उन्हीं से संबंधित है। तो ये किस राज्य से संबंधित है? ये उत्तराखंड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, निम्न में से कौन सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है? यानी कि जो सरकार नीतियाँ बनाती है उसको प्रभावित करने की कोशिश कौन कर सकता है? आपको प्रेशर ग्रुप का मतलब ऑप्शन सी राइट होगा, दबाव समूह। तो दबाव समूह में क्या होता है? संगठन होते हैं जो कि गैर सरकारी होते हैं। क्या होते हैं? गैर सरकारी, मतलब सरकारी संगठन नहीं होते हैं, आमतौर पे आप ये कह सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी आरएसएस है, एक संघ है, भाजपा का क्या है? एक ये संघ है आरएसएस। ठीक है, युवा वाहिनी है, ये भी एक संघ है। तो ये सब क्या प्रभावित करती हैं? सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का कार्य करती हैं या कोशिश करती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार है? यानी कि भारत का जो विदेश नीति है उसका मुख्य आधार क्या है? तो उसका मुख्य आधार है गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होता है भारत। ये सबके साथ सबका मतलब व्यवहार करता है एक तरह से, ना तो किसी का दुश्मन बनना चाहता है ना तो किसी का अच्छा दोस्त। तो ठीक है, तो गुट निरपेक्ष का मतलब यही हुआ, दोस्ती का हाथ सबके साथ बढ़ाता है। तो इसमें 10वां का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 11वां देखते हैं, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? यानी कि जो 1962 में चीन जो था भारत के इधर अरुणाचल प्रदेश से लेके लद्दाख के एरिए में हमला किया था। यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश में क्या है, मैकमोहन रेखा है, वहाँ पे जो है अटैक किया था। तो 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? देखिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो लोकसभा है, यानी कि जो लोकसभा अभी हाल में ही चुनाव हुआ है 2024 में, उस तरह से लोकसभा में जो संविधान में सीटों का बंटवारा किया गया है उसके हिसाब से अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की बात कर रहा है, शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब की कितनी सीटें हैं? तो शेड्यूल ट्राइब की सीटें हैं 47 यानी कि 47। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। और एससी की बात कर लिया जाए तो कितना है? एससी की बात करें तो इसमें कितना सीटें हैं? लगभग 84। एससी की 84 है। ठीक है, 84 है। टोटल मिला के देखा जाए तो एससी एसटी के लिए 131 सीटों का प्रावधान किया गया है लोकसभा में। ठीक है, तो लोकसभा में कितनी सीटों का प्रावधान जो है एसटी के लिए किया गया है? 47। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कई कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद में की बात किया जाए तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था आर्टिकल 243 के हिसाब से। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। लेकिन किस संविधान संशोधन का? तो उस समय था 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। ठीक है, तो 1992 में क्या हुआ था? 73वां संविधान संशोधन हुआ था, अनुच्छेद था 243। इसी के हिसाब से जो था पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14, नाथुला दर्रा भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? यानी कि जो नाथुला दर्रा है ये कहाँ पे है, ये जानना आपको ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है,
क्या करना है, ये आपको जानना हो जाएगा नाथुला दर्रा। तो देखिए नाथुला दर्रा जो पड़ता है ये सिक्किम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? पहली बात सिक्किम में पड़ता है, ठीक है, सिक्किम में पड़ता है और उसे किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो चीन से जोड़ता है। सिक्किम में है, सिक्किम में सिंपल सी बात है, आप जाएंगे तो चीन में पहुँचेंगे, सिक्किम से उत्तर जाएंगे तो आप चीन में ही पहुँचेंगे, ठीक है। तो नाथुला दर्रा जो है भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? चीन से। और ये जो दर्रा है नाथुला दर्रा, इसको रेशम मार्ग भी कहा जाता है, यानी कि इसमें रेशम मार्ग के रेशम की जो व्यापार हुआ करता था इसी दर्रे से हुआ करता था, इसलिए इसको रेशम मार्ग कहा जाता था। किस दर्रे को? नाथुला दर्रे को रेशम मार्ग कहा जाता था। तो 14 का आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में है भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका, दो कार्यपालिका होती हैं भारत में। तो देखिए वास्तविक कार्यपालिका एक नाम मात्र की कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री होते हैं या मंत्रिपरिषद आ जाएंगे, ठीक है, जबकि नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको वास्तविक कार्यपालिका पूछा है तो प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? देखिए पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? मुखिया, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? मुखिया होता है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे कार्यकारी, इसका पंचायत समिति का कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? तो होता है बीडीओ। कौन होता है? बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। जो बीडीओ होता है पंचायत समिति का जो है कार्यकारी अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है? अभी मैंने बताया डेफिनेशन में, मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। किस देश के बीच की ये रेखा है? भारत और चीन के बीच की ये रेखा है, ठीक है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। और 1962 में मैकमोहन रेखा की तरफ ही जो है भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? यानी कि आत्मा। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मतलब यानी कि संविधान की आत्मा कहने का मतलब है प्रस्तावना में ही सारे संविधान की आपको उसमें दार्शनिकता देखने को मिल जाती है। तो इसलिए प्रस्तावना आप पढ़ लिए तो भारतीय संविधान के बारे में आंशिक रूप से समझ सकते हैं कि भारत का संविधान कैसा होगा। तो इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में है निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का एक आधिकारिक भाषा नहीं है? यहाँ पे पूछा है नहीं है, यानी कि आपको बताए थे संयुक्त राष्ट्र संघ का होता है यानी कि यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ, तो यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो। इसका गठन कब हुआ था? 1945 में मैंने बताया था, ठीक है। 1945 में इसकी आधिकारिक भाषा की बात की जाए तो इसमें आधिकारिक भाषा लगभग कितनी है? 6 मानी जाती है। आधिकारिक भाषा कितनी है? 6, जिसमें से एक आपका आता है अरबी आ जाता है, इसमें जो आधिकारिक भाषा की बात किया जाए तो अरबी आता है, स्पेनिश आता है, चीनी आता है, लेकिन जापानी एक संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है। तो इस 19 क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यानी कि जापानी जो लैंग्वेज है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषा है? 6 में पहला अरबिक, दूसरा स्पेनिश, तीसरा चीनी, चौथा जो है अंग्रेजी है, पांचवा क्या है? फ्रेंच है, फिर इसके बाद एक और लैंग्वेज है रूसी, यानी कि 6 आधिकारिक भाषा है, अरबी, स्पेनिश, चीनी, रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, ये चारों भाषा याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का 19 का ऑप्शन राइट हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी कि आम चुनाव लोकसभा चुनाव कह सकते हैं आप। जो लोकसभा चुनाव होता है उसको आम चुनाव कहा जाता है। तो भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 1951 में या 52 में? तो काफ़ी लोग कन्फ्यूजन इसी में रहते हैं कि 1951 में हुआ था कि 52 में। देखिए आज मैं बताता हूँ, आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सी, 1952 में। कैसे? तो देखिए भारत का पहला आम चुनाव जो हुआ था 1951 से 52 के बीच, ठीक है, 51 से 52 के बीच, यानी कि मान लीजिए दिसंबर को स्टार्ट हुआ, दिसंबर लास्ट में ये इलेक्शन स्टार्ट हुआ और जनवरी में जाके ख़त्म हुआ, तो इसीलिए 51-52 बोला जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि कब हुआ
तो वहाँ पे राइट आंसर आपका 1952 ही माना जाएगा। ठीक है, तो भारत में पहला आम चुनाव या लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 1952 में। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, यहाँ तक कि ISPCS में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मंडल आयोग के अध्यक्ष जो थे, सी ऑप्शन, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, यानी कि ज़्यादा फेमस हुए ये BP मंडल। ठीक है, तो BP मंडल के नाम से फेमस हुए। बिंदेश्वरी प्रसाद के मंडल आयोग जो था ये कब आया था? तो देखिए, मंडल आयोग की बात किया जाए तो ये OBC की आरक्षण के लिए आया था। OBC के 27% आरक्षण के लिए उस समय सरकार थी मोरारजी देसाई की। कब आया था? 1979 में। 1979 में आया। उस समय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। उन्होंने ही BP मंडल को, बिंदेश्वरी प्रसाद को अध्यक्ष बनाया और मंडल आयोग के अध्यक्ष इन्हीं को बनाया। इसके बाद ये मंडल जो था 1990 में ये मंडल जो है, यानी कि BP मंडल ने जो बनाया एक कि OBC के लिए 27% आरक्षण के हिसाब से रहना चाहिए, 1990 में BP सिंह की सरकार थी, उस समय इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, तो मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। 22 है, भारत के किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी? गैर कांग्रेसी सरकार, यानी कि आपको पता होगा 1951-52 से ही कांग्रेस की सरकार थी, और वो सरकार कब तक चलती रही, तब जाके जो है किसी अन्य पार्टी की सरकार बनी थी, तो वो केरल राज्य था। केरल में जो है गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था पहली बार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, नाटो की स्थापना कब? नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इसका गठन हुआ था 1949 में। कब गठन हुआ था इसका? 1949 में। और कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में 1950 में ही हुआ था। ठीक है, नाटो का। ठीक, अगला देखते हैं। 1949 को हुआ था नाटो का, ये अमेरिका ने किया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नाटो की स्थापना 1949 में USA ने किया था, यानी कि अमेरिका ने मिलकर इसका किया था, अप्रैल 1950। फिर 24 का देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो उस समय गुट निरपेक्ष आंदोलन जो था, नॉन अलाइंड मूवमेंट, उसमें 25 सदस्यों ने भाग लिया था, 25 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, तो ये जो थे, वर्तमान में अगर बात किया जाए तो 120 सदस्य हो गए हैं वर्तमान में। जो 120 सदस्य हैं ये विकासशील देश हैं, विकासशील देश माने जाते हैं, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कब आया था? ये आया था 1961 में। कहाँ पे? बेलग्रेड में। तो बेलग्रेड में जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन किया गया था 1961 में। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, सोवियत संघ ने कौन सी सैनिक गुट बनाया था? सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट बनाया था। किसके विरोध में? जब USA ने मिलके जो है नाटो का गठन किया, यानी कि ये नाटो बनाया था, उसके विरोध में जो है जो ये सोवियत संघ रूस है, उसने वार्सा संधि की थी। वार्सा संधि 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में वार्सा संधि, 1949 में नहीं, 1955 में हुआ था। तो वार्सा पैक्ट यानी कि वार्सा संधि 1955 में हुआ था। सेंटो जो था ये पाकिस्तान, ईरान, तुर्की मिल के बनाया था 1955 में। ठीक है, और CO2 भी जो है ये साउथ ईस्ट जो है, इसका नाम है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें USA, पाकिस्तान, फ्रांस जैसे देश शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 26, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1945 में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1945 में। क्वेश्चन नंबर 27, सरदार सरोवर बांध नदी किस नदी पर अवस्थित है? सरदार सरोवर बांध जो है ये नर्मदा नदी पे स्थित है। नर्मदा नदी कहाँ पे है? ये गुजरात में है। ठीक है, तो गुजरात में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई कितनी है? 138 मीटर, लगभग 138 मीटर ऊंचा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं।
तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो किया गया था, इसका गठन किया गया था 1952 में। ठीक है, उस समय कौन थे? पंडित नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था इसका गठन, राष्ट्रीय विकास परिषद। क्वेश्चन नंबर 29, योजना आयोग को कब भंग किया? देखिए मिलता जुलता क्वेश्चन है। योजना आयोग का व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन डिसॉल्व, कब किया गया था? तो ये किया गया था, इसका मतलब इसको समाप्त कर दिया गया था योजना आयोग को, ये 2014 में जब भाजपा की सरकार आई थी, यानी कि एनडीए की सरकार जब आई 2014 में, प्रधानमंत्री मोदी बने, उस समय जो है इसको समाप्त कर दिया गया योजना आयोग को, और इसके जगह पे क्या किया गया? नीति आयोग बना दिया गया। क्या बना दिया गया? नीति आयोग बना दिया गया। कब से? 1 जनवरी 2015 से जो है नीति आयोग काम करने लगा। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो 29 का योजना आयोग कब भंग किया गया था? तो योजना आयोग को 2014 में भंग किया गया। नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? तो 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग आया था। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री, योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री भी हुआ करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1951 में शुरू हुआ था प्रथम योजना, यानी कि पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था। और कब तक चला था ये? 2014 तक। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा आप लोग कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो और अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, यानी कि किसी का हेल्प हो जाए, यानी कि जो है जिनके पास इस डिफिनेशन का कोई वो नहीं है, इससे क्या होगा कि उनको भी फ़ायदा हो सकता है आपके साथ साथ। ठीक है, तो आप में शेयर करने का मतलब एक ही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें। ठीक है, और उनको इसका फ़ायदा मिल सके। तो बाकी अगर जब नेक्स्ट कोई सब्जेक्ट का होगा तो मैं भी उस पर वीडियो बना दूंगा। और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था कि नहीं था, कमेंट करना ना भूलें। तो अगर आप नए व्यूअर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह के इम्पोर्टेंस और यूजफुल वीडियो मिलते रहें। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।